बेटा देखो, सभी बच्चे देखो बेटा, नहीं आते मधु, हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने डेवलपमेंट का पढ़ा था, ठीक है, कि हमारा डेवलपमेंट कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है। यस या नो? आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है वो कौन कौन से होते हैं। वो चाहे बेटा तुम्हारा आयाम आए चाहे विकास का क्षेत्र है, बात एक ही होती है, कंफ्यूज मत हो जाना सभी बच्चे। तो देखो, सबसे पहले आपका आता है, आपको याद होनी चाहिए, शारीरिक क्षेत्र फिजिकल डेवलपमेंट। फिर आता है संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर आता है सामाजिक क्षेत्र सोशल डेवलपमेंट। भावनात्मक क्षेत्र इमोशनल डेवलपमेंट, नैतिक क्षेत्र और मोरल डेवलपमेंट। तो इसमें से एग्जामिनर ये पांचों दे देता है कि पूछेगा कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, आप चूज द करेक्ट ऑप्शंस। या इसमें से वो एक चेंज कर देगा, इसकी जगह और कुछ दे देगा। तो आप सभी बच्चों को कंफ्यूज नहीं होने, ये आपको 5 के 5 याद होने चाहिए। इसमें आप एक लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषागत क्षेत्र भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो, जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें हम क्या होता है कि जो हमारे फिजिकल एक्टिविटीज होती है, जो हमारे शरीर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी आती हैं, जिसको हम इंग्लिश में मोटर एबिलिटीज भी कहते हैं। इसमें हमारी हाइट वेट मसल्स और बॉडी पार्ट का पूरी फुल डेवलपमेंट होता है। अब देखो, हमारी मोटर स्किल्स दो प्रकार की होती हैं, स्थूल मोटर गतिविधियां सूक्ष्म मोटर गतिविधियां, मतलब ग्रोस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। अब एग्जामिनर तुमसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे बच्चा रनिंग कर रहा है जंपिंग कर रहा है स्किपिंग कर रहा है, जैसे बच्चा दौड़ रहा है कूद रहा है रस्सी कूद रहा है भाग रहा है, तो इसमें बच्चे ने कौन सी मोटर स्किल डेवलप की है, कौन सा गतिविधियों का विकास किया है। तो इसमें आप ग्रोस मोटर स्किल्स या स्थूल मोटर गतिविधियों पे टिक करके आएंगे। उसके बाद बेटा आपका आता है देखो सूक्ष्म मोटर गतिविधियां, जिसे हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, जिसमें मतलब बच्चा छोटे छोटे वर्क करना सीखता है, जैसे पेंसिल होल्डिंग, बच्चा डायग्राम बनाता है या पेपर कटिंग करता है। अब इसमें से मतलब एग्जामिनर तुम्हें सिर्फ एग्जांपल्स के थ्रू क्वेश्चन देता है कि बच्चे ने पेंसिल होल्ड की है, तो एक ग्रोस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आता है या फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आता है। बच्चे ने डायग्राम बनाना स्टार्ट किया है, डायग्राम बनाना तो एक कौन से में, बच्चा राइटिंग कर रहा है पेपर कटिंग कर रहा है, तो ये सारी चीजें किसमें आती है बेटा, फाइन मोटर स्किल्स में। उसके बाद देखो बेटा आपका क्या आता है, यस, अब आता है सेंसिटिव पीरियड संवेदनशील अवधि। ये वो टाइम पीरियड होता है जब जिसमें बच्चा किसी विशेष किसी प्रॉपर एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं कि हाँ मुझे इसको ऐसे करना है। जैसे आप बच्चे को डांसिंग पे ध्यान देते हो, बच्चा उस पर पूरा फोकस करता है। हम बच्चे को सिंगिंग पे वो देते हैं तो बच्चा उस पर पूरा अगर बच्चे का सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो बच्चा उसको पूरी अच्छी तरह से करता है। इसमें देखो मैंने जो तुम्हें वो ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चा अपने लर्निंग पे पूरा कंसंट्रेशन करता है। अब एग्जामिनर तुमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कौन सा पीरियड है जिसमें बच्चा पूरी अपना सेंसिटिव पूरा ध्यान अपनी लर्निंग अपने अधिगम पे लगाता है। वो आपका बेटा सेंसिटिव पीरियड होता है, संवेदनशील अवधि होती है। इसमें बच्चा फुल कंसंट्रेशन सिर्फ अपनी स्किल्स पे ही देता है कि मुझे जंपिंग करनी है रनिंग करनी है पेपर कटिंग करनी है क्या करना है, वो पूरा ध्यान सिर्फ उसी पे ही देता है, उसको हम सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। अब आता है बेटा कॉग्निटिव, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी आपके माइंड से रिलेटेड होती है। हमने अब तक माइंड का वर्ड पढ़ा था दिमाग या हमारा मेंटल एक्टिविटी, पर यहाँ पे आपका आता है कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक क्षेत्र। कोई भी मतलब आपका माइंड कोई भी सोचने की चीजें, जैसे समझने की तर्क समस्या हल करने की प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी आपकी कॉग्निटिव डोमेन में आती है। अब एग्जामिनर आपको क्या क्वेश्चन देगा कि यहाँ पे एग्जामिनर आपको देगा कि आपके माइंड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो इसके अंतर्गत आती है। बच्चा थिंकिंग कर रहा है, हमने बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम दे दिया, बच्चा उसको सोच रहा है उसको समझ रहा है अपने समस्या को सॉल्व कर रहा है, तो ये कौन सा डोमेन है विकास का। तो ये आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र है, ये कॉग्निटिव डोमेन आता है बेटा। इसमें बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है। इसमें बच्चे की अटेंशन और मेमोरी की वृद्धि भी बढ़ती है, कि मतलब बच्चा हर चीज को ध्यान से देखता है, उसके जो माइंड की मेमोरी है उसमें वृद्धि होती है। बच्चे की इंटेलिजेंसी बुद्धि और रचनात्मकता का भी विकास होता है। बेटा मैंने ये जो भी पॉइंट्स लिख रखे देखो, थिंकिंग सोचने की समझने की तर्क रीजनिंग समस्या हल करने की प्रॉब्लम सॉल्विंग,
ये सारे जो लैंग्वेज का विकास, अटेंशन और मेमोरी, ये सारा एग्जामिनर तुम्हें दे देगा और पूछेगा ये कौन से क्षेत्र, विकासात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कौन सा डेवलपमेंट में आता है, कॉग्निटिव डोमेन में, इंटेलिजेंसी और क्रिएटिविटी। तो आपको ये सारे लर्न करने होंगे बेटा। लैंग्वेज स्किल्स एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें बच्चा करके सीख रहा है। अब एग्जामिनर तुम्हें दे देगा लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा करके, वो भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा कि बच्चा अगर करके देख रहा है तो वो भी इसी का ही पार्ट है। सोशल स्किल्स, ये आपको पता है कि बच्चा समाज में रिलेशनशिप बनाना सीखता है, सोशल स्किल्स का विकास होता है। परिवार, मित्र और समाज के साथ बच्चा मेलजोल बढ़ाता है, बच्चा अपनी चीजों को शेयर करता है, उसके अंदर कोऑपरेशन की भावना आती है, लीडरशिप की भावना आती है, समूह में काम करने की भावना आती है, और वो सोशल नॉर्म्स और परंपराओं का पालन करता है। अब यहाँ पे आपको एग्जामिनर दे देगा फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड, परिवार ही बच्चे का पहला स्कूल होता है। क्या ये कथन सत्य है? यस। क्योंकि बेटा बच्चा स्कूल में ओनली 6 आवर स्पेंड करता है। बच्चा हर चीज कहाँ से सीखता है? क्योंकि देखो बच्चे के अंतर्गत इनिशिएट आइडियाज होते हैं, बच्चा कुछ ना कुछ आइडियाज लेके जन्मजात पैदा ही होता है। तो ये सारी चीज उसको कहाँ से मिलती है? स्कूल से, आपकी फैमिली से। तो बेटा आपको फैमिली से ही मिलती है। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको पूछेगा तो ये आपका सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा। अगर एग्जामिनर, आपकी दो प्रकार की शिक्षा होती है, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जिससे आप डिग्रियां प्राप्त करते हो, जिसमें आपको मार्कशीट से वो मिलती है। इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो आपको कहाँ से मिलती है? आपके फैमिली से और आपके स्कूल्स, आपके सोसाइटी से। तो अगर ये आ जाता है कि फैमिली द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड, इज दिस ट्रू? क्या स्कूल, परिवार ही बच्चे का प्रथम विद्यालय होता है? हाँ तो बेटा ये बात ठीक है, क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ जन्मजात शक्तियां लेके पैदा होता है। ये उसको जन्मजात शक्तियां स्कूल से नहीं मिलती, ये उसको वहीं से ही मिलती रहती है। अब देखो इमोशनल डोमेन क्या होता है? भावनाएं आपके अंदर का चल रही है। आप बच्चे जब छोटे होते हैं रो के अपनी जिद कर पूरी करवा लेते हैं, हम उसको करते हैं। बच्चा जब छोटा होता है, जब बच्चा अपने एक्सप्रेशन के द्वारा अपनी भावनाओं को जाहिर करता है, अपनी इमोशनल डेवलपमेंट को बताता है कि मुझे ये चीज चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चों को आप वो लैंग्वेज डेवलपमेंट जब तक उसका नहीं होता, तो बच्चा अपने एक्सप्रेशन के थ्रू और रेगुलेशन के थ्रू अपनी हर चीज बताता है। बेटा देखो, खुशी, सुख, डर, गुस्सा जैसी भावनाओं को समझना, ये हम टीचर्स का या पेरेंट्स का मोटिव होता है कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है। हमें उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट, सॉरी, हमें उसका इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास कैसे करना है। इमोशनल होता है संवेगात्मक। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास। अब सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्पैथी, सहानुभूति और सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, ये सारी चीज आपका बच्चा यहीं से ही सीखता है। बेटा मैं जो बार बार रिपीट कर रही हूं कि ये वर्ड्स हैं जैसे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, इम्पैथी, सहानुभूति, सेंसिटिविटी, ये सारी चीज, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें किस में आती हैं? संज्ञानात्मक में आती है, फिजिकल में आती है, सामाजिक में आती है, या इमोशनल डेवलपमेंट में आती है। तो आपको ये सब चीजें होनी चाहिए। मोरल डोमेन, नैतिक, क्या ठीक है क्या गलत है, ये सब चीजें बच्चा आप यहीं से सीखता है, नैतिक विकास से ही सीखता है। तो इसमें से भी आपके, एटलीस्ट जो मैंने टॉपिक कराया, इसमें से भी आपके 5-6 क्वेश्चन डेफिनेटली बनकर ही आते हैं। ईमानदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, फेयर जजमेंट लेने की क्षमता, ये सारे बच्चा मोरल डोमेन से ही सीखता है। अब देखो, अब तुम्हारे क्या क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर, अभी तक तुम सिर्फ क्या पढ़ रहे थे? डेवलपमेंट, ग्रोथ में तुमने सिर्फ, कल हमने क्या पढ़ा था कि ग्रोथ जो होती है वो बच्चे की सिर्फ हाइट पे डिपेंड करती है, हाइट और वेट पे। और जब बच्चा एडोलसेंट हो जाता है तो उसकी हाइट, वेट, हर चीज वो हो जाती है। अब एग्जामिनर कह रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण से आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट रुकती भी है और वो भी होती है, अच्छी भी होती है। कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को? तो सबसे पहले आता है, हमें ये 10 है, आपको ये 10 के 10 लर्न करने होंगे, क्योंकि इसमें भी एग्जामिनर पूछ लेता है। सबसे पहले आता है हेरिडिटी, फिर आता है बेटा न्यूट्रिशन, पोषण, आपका थर्ड आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस,
सामाजिक आर्थिक स्थिति, एनवायरमेंट, पर्यावरण। बेटा जो मैंने कल एक प्रिंटेड पीडीएफ भेजा था, और इन दोनों पीडीएफ से मिला के आप सब बच्चे अपने नोट्स बनाएंगे, जब भी आपको कोई टॉपिक क्लियर होगा, अदरवाइज आपके टॉपिक क्लियर नहीं होना बेटा। साथ के साथ लेके चलोगे तो होगा। और मेरे को व्हाट्सएप पे ही बच्चे साथ साथ भेजेंगे कि यस मैडम आज हमने ये किया है। सीजन, ऋतु, इमोशंस, भावनाएं, क्रोनिक डिसीजेस, दीर्घकालिक रोग, ग्रोथ पोटेंशियल, इंटेलिजेंसी, नाइन्थ लेवल ऑफ स्टिमुलेशन, उत्तेजना का स्तर, और लिंग, सेक्स। तो ये इसमें से भी एग्जामिनर आपको 5 दे देगा, 5 मिसप्लेस कर देगा। मैम ने तो 10 बताए थे, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर इसमें से कोई भी 5 देगा तो आप उसको भी टिक करके आओगे, या वो 4 दे देगा या 3 दे देगा, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। देखो, हेरिडिटी, न्यूट्रिशन, जो हम एक एक करके हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। देखो, अब हेरिडिटी के माध्यम से बच्चे, हेरिडिटी कहां से आती है? आपके पेरेंट्स से, जिनको हम जेनेटिक कोड, जो बच्चों को जेनेटिक कोड मिलते हैं। अब एग्जामिनर क्या क्वेश्चन देगा कि जो हेरिडिटी के माध्यम से पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैंने किया हुआ है एन सर्कल, उसे हम जेनेटिक कोड मिलते हैं जो आपके फिजिकल और मेंटल ट्रेड्स को निर्धारित करते हैं। ये आपके कहाँ से आते हैं? आपके पेरेंट्स के पास से ही आते हैं। तो एग्जामिनर तुम्हें क्या दे देगा कि जो आपके पेरेंट्स के पास से बच्चों के आते हैं उसको, जो आपके फिजिकल और मेंटल ट्रेड्स को निर्धारित करते हैं, वो कौन से कोड होते हैं? वो आपके जेनेटिक कोड होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, जेनोटाइप और फेनोटाइप। आपके जेनेटिक कोड बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपके जेनेटिक कोड 2 टाइप्स के होते हैं, जेनोटाइप और इसमें पी साइलेंट होता है होनोटाइप। अब देखो, जेनोटाइप ये जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से ही वो होते हैं। फेनोटाइप होते हैं ये आपके पेरेंट्स प्लस में आपके एनवायरनमेंट से भी प्राप्त होते हैं। आपको आपके एनवायरनमेंट से भी वो होते हैं, जैसे आपका हाइट, कलर और आईज। उसमें देखो, अब बेटा देखो मैं क्या कह रही हूँ, ध्यान से देखो। अब इसमें आपको एग्जामिनर क्या क्वेश्चन दे देता है? देखो, अगर माता पिता का हाइट, अगर आपके पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो जेनोटाइप से बच्चों की हाइट भी, ऊंचाई भी ट्रेड्स को लेकर आता है, और फेनोटाइप में छोटे कद के रूप में वह दिख सकता है। इसके अलावा, इसके इसके अतिरिक्त हमारे पास भी कुछ हमारी ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे हेमीफीलिया और थैलीसिया भी। जैसे हेमीफीलिया क्या होती है? खून की कमी। थैलीसिया होती है कि खून के धब्बे धब्बे हो जाते हैं फुल बॉडी के शरीर में, जो ये भी आपको हेरिडिटी से ही प्राप्त होती है, हेरिडिटी से ही आती है। एग्जामिनर पूछ लेगा हेमीफीलिया और थैलीसिया बीमारियां किससे आती है? ये भी आपकी हेरिडिटी से ही आती है बेटा, आपके वंशानुक्रम से ही आती हैं, जिसके कारण से हमारा जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो पक्का प्रभावित होता ही होता है, पक्का इफेक्टिव होता ही होता है। जो हमारा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है उसका भी असर हमारी हेरिडिटी से ही आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका न्यूट्रिशन। अगर आपका न्यूट्रिशन ही सही नहीं होगा, अंडर न्यूट्रिशन होगा, तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी, वो आपके फिजिकल डेवलपमेंट को रोक सकती है। फिजिकल डेवलपमेंट आपका होगा ही नहीं। बच्चों को हर रोज आवश्यक रूप से हमें प्रोटीन्स और मिनरल्स को देना ही चाहिए। अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है? अब बेटा ये देखो, जो बच्चे गरीब होते हैं उनको इतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वो अंडर न्यूट्रिशन के कारण वो रह जाते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है यहाँ पे आपकी पावर्टी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, और अपर स्टेटस और लोअर स्टेटस। कि जो अपर स्टेटस के लोग हैं उनको सारी चीजें मिलती है, और जो बेचारे लोअर स्टेटस के लोग होते हैं उनको कम चीजें मिलती है, जिसके कारण से वो अंडर न्यूट्रिएंट हो जाते हैं और उनको कम चीजें मिलती है। इसमें तुम्हें यही आएगा। अब आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कैसे इफेक्टिव आता है? ये देखो, 2 टाइप से आता है। ये प्री नेटल होता है, ये 3 टाइप से आता है बेटा, प्री नेटल, नेटल जन्म के समय, और आफ्टर नेटल मतलब जन्म के बाद। तीनों चीजें। अब एग्जामिनर तुमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? कौन कौन से इफेक्ट डालते हैं एनवायरमेंट के
जो आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट आता है, तो वो तीन टाइप से होते हैं बेटा, प्री नेटल, नेटल और पोस्ट नेटल। प्री नेटल वो होता है जिसमें बच्चे के, जब बच्चा गर्भ में रहता है, गर्भ में जब प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे के विकास के पोषण में मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। अगर हमें अच्छा ही खाना वगैरह नहीं मिलता तो बच्चे में ऑक्सीजन लेवल की कमी आ जाती है, बच्चा अंडर डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास ही नहीं हो पाता अच्छी तरह से। ये भी एक चीज आपके इफेक्ट को डालती ही डालती है। आप देखो, अब जन्म के समय नेटल, जन्म जैसे किसी बच्चे की प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, या हेमोफिलिस हो जाता है, या बच्चे को उस टाइम ऑक्सीजन की कमी होती है, उस कारण भी इफेक्ट डालता ही डालता है। पोस्टनेटल मतलब जैसे बच्चे के विकास पर भी पढ़ने, जैसे बच्चे को हम सूरज की रोशनी कम दिखाते हैं, हाइजीन कम यूज करते हैं, और फैमिली मेंबर्स बच्चों पे कम ध्यान देते हैं, तो इसके कारण से ये तीनों एनवायरनमेंट से भी आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्टिव होता है। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए बेटा। हिंदी वाले बच्चे फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप इनको इंग्लिश में याद करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। प्री नेटल, जन्म, ओके, नेटल एनवायरनमेंट जन्म के समय, और पोस्ट नेटल जन्म के बाद। उसके बाद आता है सीजन। सीजन का भी इफेक्ट होता है। समर और विंटर में बच्चा ज्यादा से ज्यादा वेट गेन करता है और स्प्रिंग में हाइट गेन करता है। अब आते हैं इमोशंस। अगर परिवार में इंस्टेबिलिटी होती है, पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है, या भाई बहन के बीच जेलसी रहती है, तो भी हमारा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पक्का इफेक्टिव होता ही होता है। अब एग्जामिनर तुमसे यहाँ क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जब बच्चा लॉस ऑफ पेरेंट, जेलसी बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर्स, कौन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, तो वो इमोशंस आएगा बेटा। अब क्रोनिक डिसीज होती है, कई बीमारियां जो लंबे समय के लिए हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करती ही करती है, जैसे अस्थमा और मलेरिया और हार्ट डिजीज। अगर किसी छोटे से बच्चे को हार्ट डिजीज, अस्थमा हो जाता है ना, तो बेटा वो उसका लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्ट रहता है, जिसके कारण उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है। ग्रोथ पोटेंशियल बच्चे का जन्म के समय आकार उसका विकास और क्षमता को दर्शाता है। यदि बच्चा जन्म के समय छोटा है, आकार का है, तो वो बेटा वो छोटा ही होता है, तो ग्रोथ पोटेंशियल भी इफेक्टिव होता है। उसके बाद आता है इंटेलिजेंसी, बुद्धि, मतलब आपका स्तर। अगर हाई इंटेलिजेंसी है तो बच्चा जल्दी हर चीज को सीखता है, और अगर लोअर है तो बच्चा धीरे धीरे सीखता है। अब देखो वो क्या कह रहा है कि जो ये मानसिक विकास है, ये इसको प्रभावित करता है, जिसके कारण से हमारा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है और हमारी अन्य चीजों में भी फर्क आता ही आता है। क्योंकि अगर बच्चे की लैंग इंटेलिजेंस ही